नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया। मंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए वो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। जी, तो कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई की 10वीं परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और 12वीं की परीक्षाएं टल गई हैं, और ऐसे में भिवानी बोर्ड की परीक्षाएं तय वक्त पर करवाने का फैसला लिया गया। बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह ने जानकारी दी और बताया कि भिवानी बोर्ड की परीक्षाएं 20 अप्रैल से ही शुरू होंगी। साथ ही बताया कि छात्रों को परीक्षा के लिए 11 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 20 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 17 मई तक चलेंगी। 20 अप्रैल को 12वीं की हिंदी की परीक्षा है और 22 अप्रैल को 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पहली परीक्षा है। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए कोविड की परिस्थितियों में 30% सिलेबस को कम किया गया है। 2.5 घंटे की परीक्षा रहेगी। प्रत्येक विद्यार्थी को आधा घंटा पहले आना अनिवार्य है, यानी कि 11 बजे आना होगा। 11:30 बजे परीक्षा प्रारंभ होगी और 2 बजे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में वैक्सीन की बिल्कुल कमी नहीं है और वैक्सीनेशन का काम इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुनिए। देखिए, मैंने ये बात कई बार कहा है कि देश में कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। भारत सरकार सभी स्टेट्स को वैक्सीन देती है। आगे वैक्सीन को अपने अपने प्रदेशों में जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर समयबद्ध तरीके से पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना, उसको मॉनिटर करना, उसकी मेटिकुलस प्लानिंग कराना, ये जिम्मेदारी स्टेट्स की है। वहीं प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लगाने की संभावना को गृहमंत्री ने फिलहाल खारिज कर दिया। विज ने कहा कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सरकार चाहती है कि लोगों की जिंदगी चलती रहे, बचाव भी होता रहे। दरअसल गुरुग्राम से प्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीर सामने आई थी। मजदूरों को लग रहा है कि नाइट कर्फ्यू के बाद अगला कदम लॉकडाउन का होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि प्रदेश में इंडस्ट्री चलती रहेंगी, लॉकडाउन नहीं लगेगा। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कहा कामगारों को प्रदेश से पलायन करने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। तीनों बयान आपको सुनाते हैं। कोई लॉकडाउन नहीं है, कर्फ्यू है। किसी भी आर्थिक गतिविधि को रोकने का काम नहीं किया जा रहा। तो नागरिकों को 10 बजे उनके कार्य बंद करने और 10:30 बजे तक वो अपने घर पहुंच जाए, कि इससे एटलीस्ट जो इवनिंग के अंदर मूवमेंट से एक स्प्रेडिंग की चेन बन रही थी, उसके अंदर इसमें प्राथमिक 5-7 राज्यों में आता है। इसी प्रकार का हमारा फैसला है, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बचती भी रहे। इसलिए कोई किसी में प्लान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे कारोबार यथावत चलेंगे, इंडस्ट्रीज भी यथावत चलेंगी। हरियाणा सरकार में मैं मंत्री वजीर कैबिनेट होने के नाते हरियाणा में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। हरियाणा का औद्योगिक क्षेत्र बंद नहीं होगा। हरियाणा के अंदर जो प्रदेश की सरकार ने 10 बजे तक रखा है, उसमें सुबह से 5 से 10 तक उसके तहत हम काम करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नाइट कर्फ्यू के असर को लेकर कहा कि लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ नाइट कर्फ्यू है। आर्थिक गतिविधियों को रोकने का काम नहीं किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि आम लोग 10:30 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं, ताकि कोरोना वायरस की स्प्रेडिंग में कमी आए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को घटाने के लिए और चेन तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास जारी रहेंगे। हरियाणा से मजदूरों के पलायन की खबर, इसको लेकर उन्होंने अपील की मजदूरों से
कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा प्रदेश लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ रहा। डिप्टी सीएम ने बताया कि अभी एहतियातन स्कूल बंद किए गए और अगर जरूरत पड़ी तो गर्मियों की छुट्टियों से थोड़ा सा पहले से घोषित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा। इन तमाम पहलुओं पर क्या कहा सुनिए। करने की जरूरत नहीं है इंडस्ट्री को बिल्कुल भी। पिछले लॉकडाउन के अंदर सबसे अगर फास्टेस्ट परमिशनिंग अगर किसी इंडस्ट्री को मिली पूरे देश में तो हरियाणा में मिली। प्रदेश सिर्फ व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, जिसमें ये महामारी और ना फैले, उसके और एहतियातन कदम उठा रहे हैं। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री ने स्वयं जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करी थी, उस समय भी कहा था कि हम लॉकडाउन की ओर नहीं जाएंगे, हमें तो सिर्फ कर्टेल करना है। और कर्टेल के लिए मुझे लगता है नाइट कर्फ्यू एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। हमारे पास एक केस आया था सैनिक स्कूल गुंजपुरा का, जिसमें 160 बच्चे कोरोना इफेक्टिव पाए। उसके बाद ये निर्णय सरकार ने लिया कि इस तरीके से यंग जनरेशन में जो ये सेकेंड वेव आई है इसको रोका जाए। हमारा ये प्रयास है कि आने वाले भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उसको इस पीरियड के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। पर मैं आग्रह करूंगा तमाम स्कूल संचालकों से कि आप बच्चों के भविष्य के साथ जितनी गंभीरता से कार्य करते हैं उतनी गंभीरता से उनकी सेहत के बारे में भी सोचें। वहीं प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और आम लोगों में असमंजस की स्थिति दिख रही है। इसको लेकर सरकार ने स्थिति साफ की। साथ ही हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि नाइट कर्फ्यू के दौरान अधिकृत आई कार्ड और ई पास रखने वाले लोगों के साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आएं। हरियाणा में किन किन लोगों को नाइट कर्फ्यू में छूट मिलेगी, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कोरोना कर्फ्यू में कुछ वर्गों को छूट दी गई है। दरअसल कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस सेना और अर्धसैनिक बल से जुड़े हुए लोगों को कोरोना कर्फ्यू से छूट रहेगी। उनको सहूलियत दी गई है इस कोरोना कर्फ्यू में भी। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज को नाइट शिफ्ट चलाने के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। ये जानकारी मिल रही कि बिजली कर्मचारी, डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ को भी कोरोना कर्फ्यू से छूट रहेगी, क्योंकि ये लोग एसेंशियल सर्विसेज से भी जुड़े हुए हैं और ऐसे में कई बार इमरजेंसी केसेस की वजह से डॉक्टर्स को जाना पड़ता है। मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड ड्यूटी कर्मी जो हैं उनको भी इससे छूट दी गई है। कोरोना कर्फ्यू में इन्हें छूट दी गई है। बिजली कर्मचारियों को कोरोना कर्फ्यू में नहीं रोका जाएगा। टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं और केबल सर्विस से जुड़े लोगों को भी यहां पर छूट दी गई है कोरोना कर्फ्यू से। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी और गोदाम से जो लोग जुड़े हैं, जिनका काम इससे जुड़ा हुआ है या पर कर्मचारी हैं ये लोग, तो उनको भी कोरोना कर्फ्यू में राहत दी जाएगी। कोरोना कर्फ्यू उन पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। निजी सुरक्षा सेवा और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को भी कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। सरकारी गतिविधियों के लिए संचालित डेटा और कॉल सेंटर पर काम करने वाले लोगों को भी कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। कोरोना कर्फ्यू लगातार अब चल रहा है फिलहाल हरियाणा में, लेकिन कुछ लोगों को कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। खेतों में काम कर रहे किसानों को भी छूट होगी। एटीएम से जुड़े जो लोग हैं, जो एटीएम में कैश डालने का काम करते हैं या फिर एटीएम गार्ड्स हैं या फिर जिनको इमरजेंसी में कैश के लिए जाना है, उन लोगों को भी छूट रहेगी। इंडस्ट्रीज को नाइट शिफ्ट चलाने के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। एक बड़ा ये पहलू है। तो हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। पहले रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसमें 1 घंटे की रियायत दी गई है। लेकिन कुछ लोग नियम मानने को तैयार नहीं है। फतेहाबाद से कुछ ऐसी ही तस्वीर आई जहां प्रशासन की टीम ने एक मैरिज पैलेस पर छापा मारा। नाइट कर्फ्यू के दौरान शादी हो रही थी। छापेमारी के दौरान मैरिज पैलेस में काफी संख्या में लोग नजर आए। जब टीम पहुंची तो कुछ लोग बहस करते हुए भी दिखे। इसके बाद मैनेजर से संपर्क कर मैरिज पैलेस को खाली कराया गया है टीम की तरफ से। हेलो जमींदार नमाज होते मेरी बात सुने नहीं की बात सुनो। हेलो क्या बात है नहीं दारू पी के कोई घड़ा बड़ा काम कर रखे है, इसी सारे पी के सोए, समझ गया नहीं के बात कर रखी है कोई आपकी इंडिया में के टाइम और एक तरफ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं।
कुछ जिलों के हालात ऐसे हो गए हैं कि हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है। ये चिंता की बात भी है। आपको बताते हैं कि अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में हरियाणा के किस जिले में कितने मरीज सामने आए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 1151 नए कोरोना के मामले सामने आए। करनाल में 324 नए मरीजों की पुष्टि हुई। पंचकूला में 550, सोनीपत में 246 नए केस आए। फरीदाबाद में 838 केस आए हैं। सोनीपत में 246, पंचकूला में 550 नए मरीज सामने आए। पानीपत में 227, फतेहाबाद में 132 नए रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। यमुनानगर में 177, कुरुक्षेत्र में 143, अंबाला में 137, हिसार में 121, जींद में 115 नए केस मिले और रोहतक में 94, झज्जर में 88, सिरसा में 164, कैथल में 57 और भिवानी में 54 नए केस की पुष्टि हुई है। रेवाड़ी में 40, पलवल में भी केसेस बढ़े हैं। नूंह में 10 और महेंद्रगढ़ में 4 नए केस की पुष्टि हुई। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों से बातचीत को लेकर कहा कि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से किसानों से एक बार फिर बातचीत को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी बीजेपी नेताओं के विरोध की कड़े शब्दों में निंदा की। कहा किसान अपना कार्यक्रम करें लेकिन दूसरे के कार्यक्रमों का विरोध करना गलत है। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने भी किसान आंदोलन में राजनीतिक ताकतों पर अपने हित साधने के आरोप लगाए। कहा सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। तीनों बयान सुनिए। अनेकों विषय पर चर्चा केवल मात्र कोई विस्तार एक विषय नहीं होता मुलाकात में। आज के दिन हमारे प्रदेश के बॉर्डर पे 4.5 महीनों से लोग बैठे हैं और वहाँ भी एपिडेमिक का नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। उनकी बैठक जल्द हो उसके ऊपर भी चर्चा हुई। मैं तो संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। हर एक को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है। अपनी बात नहीं अपने कार्यक्रम करें। देखिए कल को मान लो मजदूर संगठन कोई किसी मुद्दे पर आंदोलन और बाकी कोई कार्यक्रम करेगा नहीं तो क्या उचित होगा? प्रतिरोध इसलिए है कि बहुत सी इसके अंदर ऐसी ताकतें हैं कि जो नहीं चाहती कि इस मामले का समाधान निकले। लेकिन अगर सरकार की तरफ से तो देखिए बार बार इस बात का निमंत्रण दिया जाता है कि आप लोग आइए और अपनी बातचीत रखिए। तो मैं हमारे किसान भाइयों से ये हाथ जोड़ के आप लोगों के माध्यम से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो एक बीच का रास्ता निकालें। ना तो वो जिद पे अड़े और ना सरकार जिद पे अड़े। अगर दोनों मिलकर बीच का कोई रास्ता निकालेंगे तो समाधान जरूर निकलेगा। खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर हरियाणा विधानसभा में भव्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। सीएम ने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब विदेश गए, लॉ की डिग्री ली, शिक्षा की तरफ उनका विशेष आग्रह रहा। उनके पास दरअसल उनका अध्ययन करने का शौक का इस बात से पता लगाया जा सकता है कि उनका 50,000 किताबों का एक निजी संग्रहालय भी था। संविधान बनाते वक्त उन्होंने सबके विचार लिए, हर वर्ग का ध्यान रखा और लोगों को अधिकारों के साथ कर्तव्य की जानकारी भी दी। जब संविधान में 370 जोड़ने की बात आई तो उन्होंने इसका विरोध भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 को समाप्त करके बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि दी। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राई सोनीपत में 2 छात्रावासों का उद्घाटन किया। 17 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वामी विवेकानंद और अहिल्याबाई छात्रावास को समर्पित किया छात्रों को। सीएम ने कहा कि नागरिक समाज से छुआछूत, असमानता और जातिवाद को खत्म करने का संकल्प लेना होगा। शिक्षा के प्रति इतने आग्रही थे कि वो कहा करते थे कि हर व्यक्ति को, कितना ही वो कमजोर व्यक्ति है, कितना ही वो भूखा और प्यासा व्यक्ति है, लेकिन शिक्षा के प्रति आग्रह उनका इतना था, वो कहते थे अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो आप 1 रुपया खाने के लिए रखो, रोटी के लिए रखो, 1 रुपया शिक्षा के लिए रखो, उसकी चाहे कोई किताब खरीद लो, पढ़ाई में लगाओ। सबके विचार लेने के बाद एक आदर्श संविधान कैसा हो सकता है देश की आजादी के बाद में हर वर्ग का ध्यान रखना, समन्वय बैठा है, संघर्ष का रास्ता नहीं बताया। समन्वय चाहिए, गरीब हो अमीर हो उसमें भी समन्वय चाहिए, मजदूर और मालिक उसमें भी समन्वय चाहिए, छोटे और बड़े उनमें भी समन्वय चाहिए, गांव और शहर उसमें भी समन्वय चाहिए। खास करके लोगों को
अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी होने चाहिए, इसके ऊपर आग्रह। संविधान के अंदर 370 जोड़ने की बात आई। आज तुम जानते हैं 370 क्या थी। उसमें उन्होंने विरोध किया था। उनका देश का कोई भी हिस्सा उसको इतना विशेष दर्जा नहीं मिलना चाहिए कि वो देश से अलग होने के भाव में ही बाद में जीने लग जाए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, वर्तमान प्रधानमंत्री ने 370 के प्रभाव को समाप्त करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी। कोरोना महामारी के बीच डिप्टी सीएम दक्षिण हरियाणा के दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले दुष्यंत चौटाला साइबर सिटी गुरुग्राम पहुंचे। एक निजी अस्पताल के कार्यक्रम में शिरकत की। ग्रामीण गुरुग्राम के लिए खास एम्बुलेंस की व्यवस्था की शुरुआत की। कहा गुरुग्राम में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि फास्ट एम्बुलेंस की सुविधा बड़ी चेन बने, जिले में लोगों को स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द मिले। दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में भी पहुंचे और गढ़ी बोलनी चौक पर भीमराव अंबेडकर की 350 किलोग्राम की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अंबाला छावनी में भी बाबा साहेब की जयंती के मौके पर कार्यक्रम हुआ। इसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गृह मंत्री अनिल विज ने दीप प्रज्वलित कर और बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प भेंट कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विज ने अपने संबोधन में कहा कि आज सरकार उस भारत के निर्माण में जुटी है जिस भारत का सपना बाबा साहेब ने देखा था। इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।